एजुकेशन फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए एजुकेशन। अब हम बात करेंगे गर्ल्स एजुकेशन की, तो सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि देखिए हमारे दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं भर चुकी थी, है ना, स्टीरियोटाइपिंग जो हमारे मन में बैठा हुआ था कि अगर हमारे घर में लड़कियां महिलाएं पढ़ेगी तो क्या होगा। सबसे पहले तो कुछ कुछ जो हमारे दिमाग में घर कर गया था, बुरी भावनाएं, सोशल इविल इसी में से उत्पन्न होता है। क्या था? देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ हमारे है ना दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, है ना, किस चीज से? गर्ल्स एजुकेशन से। सबसे पहला था एजुकेटेड गर्ल डिड नॉट फाइंड देयर हस्बैंड। उस समय पुरुष बहुत कम पढ़े लिखे होते थे और महिलाओं को तो पढ़ने का इजाजत था नहीं। अगर गलती से अगर कोई महिला पढ़ गई, है ना, तो हम उसकी शादी विवाह के लिए वर की तलाश कहां करेंगे? कौन सा लड़का, है ना, उसके पढ़े लिखे के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर लड़की मैट्रिक पास है तो लड़का भी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी और लड़का अनपढ़ हो, ये मैच नहीं हो सकता। यही कारण है कि लड़के तो कुछ पढ़े लिखे होते थे लेकिन लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसे, है ना, हस्बैंड खोजने में, पति ढूंढने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। यानी कि यह सबसे बुरी बात थी। क्या कहना कि जो लड़की पढ़ लिख जाती है उसके लिए उसका पति मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे और, है ना, वो जो पढ़े लिखे लोग थे वह उच्च घराने के थे। यही कारण है कि जो महिलाएं, जो लड़कियां निम्न घराने की होती थी, लोअर कास्ट की होती थी, वह अगर पढ़ लिख गई तो उसके लिए लड़का कहां से मिलेगा। ये पहला मिसअंडरस्टैंडिंग था जो लोगों के दिमाग में बैठा था। दूसरा क्या था? हस्बैंड ऑफ एजुकेटेड वुमेन विल डाई यंग। दूसरा सबसे गलत मिसअंडरस्टैंडिंग यह था कि जो लड़की पढ़ी लिखी होती है उसका पति जवानी में ही मर जाता है, बहुत जल्दी मर जाएगा, है ना। जो पढ़ी लिखी महिलाओं की पति जो है वह बहुत जल्दी डेथ कर जाता है, यानी कि ज्यादा इसकी जिंदगी नहीं होती, वह यंग में ही मर जाएगा। यह मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही लोग अपने बेटियों को नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो यह सब कारण देखने से ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में उस समय बहुत बड़ी गलतियां थी। हमारे दिमाग की जो सोच थी बहुत निम्न कैटेगरी की सोच थी। ठीक है, अब है सोशल रिफॉर्मर जैसे महात्मा फूले, है ना, सावित्रीबाई फूले जो इनकी वाइफ थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब जो है वह वर्किंग इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। क्या करना शुरू कर दिया? अब लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि यह जो भावनाएं हैं आपके दिमाग में घर कर गई है ना, ये भावनाएं को आप दूर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़की पढ़ लिख जाती है उसका पति जल्दी मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़की पढ़ी लिखे होंगे वह उसके शादी नहीं होगी। ऐसा भावना को आप अपने मन से निकालें। और इन लोगों ने, है ना, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, है ना, सोशल रिफॉर्मर ने लोगों को समझाया और जिसके बाद लोग अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन यह बात इतना आसान नहीं है, इसमें भी कई वर्ष लगे लोगों की सोच बदलने में। ठीक है, अब है इंपैक्ट ऑफ लिटरेचर। क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे समाज में? जो साहित्यकार थे, हमारे समाज में जो लोग थे, है ना, उसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट होने शुरू हो गए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर नाम सुना होगा, जिन्होंने आनंद मठ, है ना, इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है ना। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, ये भी हमारे
बहुत ही लिटरेचर के क्षेत्र में इन्होंने भी बहुत काम किया। प्रेमचंद इन्होंने भी, है ना, बहुत सारे काम किया। भाई इन्होंने क्या किया, तो अपने लेख से, अपनी लिखने की शक्ति से लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जो देखा, जो समाज में घटनाएं घट रही थी, उन सब पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया, उन सब पर लिखना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या होने लगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मुंशी प्रेमचंद, इन सब के लेखों से लोग जागरूक होना शुरू हो गए, है ना। मुंशी प्रेमचंद की तो कई कहानियां हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने मानसरोवर कथा संग्रह है, मानसरोवर कथा संग्रह, इसमें मुंशी प्रेमचंद की सारी कहानियां, कथाएं मिल जाएगी। अब उन्होंने जो क्या क्या देखा, हम लोगों ने जो बताते हैं, ये ऐसे घरों की कहानियों को उठाते जहां पर किसी प्रकार की कुछ घटनाएं बीत रही है, वह अपने आसपास के ही वातावरण को देखते और उन्हीं से कहानियों का सृजन करते थे, है ना। जैसे किसी एक घर में घटने वाली पूरी की पूरी, है ना, घटनाओं को वह कल्पना के पात्र के रूप में मान लेते और इनकी कहानियों को पढ़कर लोगों को भावनाओं का उदय होता। वो सोचते कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आगे हम लोग भी अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, है ना, पढ़ाना शुरू कर दे। तो ये, है ना, बहुत ही ज्यादा लिखने के कारण इन लोगों की ख्याति प्राप्त हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कन्या गुरुकुल की स्थापना की। कन्या गुरुकुल आप लोग समझते ही होंगे, गुरुकुल एक ऐसा जगह होता है जहां गुरु के पास रहकर ही, है ना, पढ़ाई लिखाई की जाती है। तो ऐसे लोग जो ज्यादा धनी नहीं होते और वह चाहते थे कि हमारी बेटी भी पढ़ लिख जाए, लेकिन उस समय सब जगह तो स्कूल कॉलेजेस भी नहीं थे, तो और पढ़ने लिखने का साधन भी बहुत कम था। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए उन्होंने क्या किया, कन्या गुरुकुल का निर्माण किया। कन्या गुरुकुल में क्या होने लगा कि अब जिस माँ बाप के बच्चियां चाहती कि हम पढ़ाई करें, वो अपने यहाँ गुरुकुल में वहां रह सकती थी, वहां रहकर वह पढ़ाई कर सकती थी और वह अच्छी नागरिक बन सकते थे। ठीक है। उसके बाद कंदाकुरी वीरेश लिंगम फाउंडेड राजमुद्री एसोसिएशन 1878 में, है ना, राजमुद्री एसोसिएशन की स्थापना की कंदाकुरी वीरेश लिंगम ने। कंदाकुरी वीरेश लिंगम को क्या कहा जाता है, साउथ इंडिया का ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जैसे हमारे तरफ के, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, तो साउथ में विद्यासागर के नाम से इन्हें जाना जाता है। कंदाकुरी वीरेश लिंगम को साउथ का विद्यासागर कहा जाता है ना। इन्होंने भी समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्क किए। उन्होंने सभी लोगों को इक्वलिटी की भावना को दर्शाने के लिए, है ना, इन्होंने क्या, राजमुद्री एसोसिएशन की स्थापना की। यानी लोगों को मानवता का, है ना, क्या सही अर्थ है यह बताने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भी हमारे देश की, सरोजिनी नायडू हमारे देश की एक सोशल रिफॉर्मर थी, जिसे बाद में जो राजनीति में भी आई, है ना, राजनीति में भी आई। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सरोजिनी नायडू भी हमारे देश में एक अहम योगदान निभाई और सबसे पहला फर्स्ट, है ना, वुमेन गवर्नर वही बनी। कौन, सरोजिनी नायडू। सबसे पहला गवर्नर जो है सरोजिनी नायडू ही भारत की बनाई गई। ठीक है, कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। कहां की, उत्तर प्रदेश की गवर्नर के तौर पर, है ना, राज्यपाल के तौर पर सरोजिनी नायडू को बनाया गया। क्लियर। क्या कर रहे थे सरोजिनी नायडू, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जो पीछे बता चुके हैं, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी, उसमें से, है ना, एक जो संस्थापक थे वह सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू ने क्या किया, अब देखो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के
को लेकर क्या होने लगा कि धीरे धीरे महिलाएं इससे जुड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या अगर मान लेते हैं 50 महिलाएं जुड़ी इस संस्था से, तो क्या 50 महिला पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, पूरे देश को शिक्षित कर सकती है, पूरे देश की महिलाओं को जागरूक कर सकती है? नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही 50 महिला है ना 10-10 का 15 का ग्रुप बनाकर सभी गांवों में भ्रमण करना शुरू कर दे और जिस गांव में जाएं वहां में के गांव में जो महिला पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड वुमेन को वह चुनती थी और उस एजुकेटेड वुमेन को यह अधिकार देती कि आप यहां इस गांव में जितने भी लड़कियां पढ़ना चाहती है, महिलाएं पढ़ना चाहती है ना, उसे आप पढ़ाएं, उसे आप शिक्षित करें। यह आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। उसका अधिकार यह है कि वह शिक्षा ग्रहण करे और आपका कर्तव्य है कि आप उसे शिक्षित करने में हमारा सहयोग दे, ताकि है ना सभी लोग, सभी महिलाएं, सभी लड़कियां, सभी स्त्री अच्छे से पढ़े और कंधे से कंधा मिलाकर वह पुरुषों का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने गांव गांव जाकर अच्छे अच्छे महिला शिक्षकों को नियुक्त भी किया। ज्योतिबा फूले है ना ने ज्योतिबा फूले ओपनड ए गर्ल्स स्कूल इन 1848। उन्होंने 1848 में एक है ना गर्ल्स स्कूल की स्थापना की और उस गर्ल्स स्कूल में इनकी पत्नी जो थी कौन थी? सावित्रीबाई फूले है ना। उन्होंने भी अपने पति का पूरा सहयोग दिया, है ना, अपने पति का पूरा सहयोग दिया और उन्होंने भी पढ़ाई में लोग है ना महिलाओं की बहुत सहायता की, लड़कियों की बहुत सहायता की। वो भी एक शिक्षिका के तौर पर यहाँ पर काम करना शुरू कर दी। और इन सब सोशल रिफॉर्मर्स की किस चीज के कारण? इन सोशल रिफॉर्मर्स के योगदान के कारण हमारा देश 19th and 20th सेंचुरी आते आते धीरे धीरे एक ऐसा क्लासेस इनलाइटेड क्लास की स्थापना हो गई। इनलाइटेड क्लास इसमें होने लगे जो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं कर रही। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में है ना भी माता पिता दोनों वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें मम्मी भी जॉब पर जाती है और पापा भी जॉब पर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम ऐसा है जो आज भी महिलाओं के लिए ही कहा जाता है, महिला को ही इस काम को करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे घरेलू हाउस होल्ड वर्क जिसको कहते हैं ना, तो वह महिलाओं के लिए ही बोला जाता है। जैसे घर में खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सारा काम महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में आया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी यह है ना हक है कि पुरुष भी ऐसा काम करे, वह भी कुछ कुछ जो है वह अपना हाथ बटा सकते हैं, वह भी कुछ काम को बांट सकते हैं, थोड़े थोड़े वर्क को वह भी हल्का कर सकते हैं। यही कारण है कि स्त्री और पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वलिटी की भावना से देखते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी और वो इतने गरीब थे कि उन्हें खाने पीने तक के लिए बहुत ज्यादा सुनना पड़ता था उनकी माँ से। ठीक है, अब जब वो साहित्य के क्षेत्र में लिखने के लिए आए तो लिखने के दौरान ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा कि उनको बहुत ज्यादा कठिन, चलो लिख तो लेंगे, कहानियां तो हम छाप देंगे, कहानियां तो हम लिख लेंगे, लेकिन इसे प्रकाशित करने में बहुत पैसे की आवश्यकता हो रही थी। ठीक है, जो
उनके लिए संभव नहीं था। वो किसी प्रकार से, है ना, कर्ज लेकर अपनी कुछ चीजों को बेचकर या फिर किसी प्रकार से वह क्या कर लिए, अपनी किताबों को प्रकाशित कर लेते, तो उनसे जो कमाई होती वह भी अगली पुस्तक प्रकाशित करने तक के लिए काफी नहीं होता। तो बहुत कष्टमय जीवन था इनका, है ना। इन्होंने समाज में जो सोशल इविल्स था उसके लिए इन्होंने भी आवाज उठाने शुरू कर दिए। यहाँ भी इन्होंने विधवा विवाह पर जोर देना शुरू कर दिया। डॉरी सिस्टम के लिए इन्होंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी कि समाज में जो दहेज प्रथा थी उससे किस प्रकार से लोगों का घर बर्बाद हो रहा था। ये सारी चीजें के कारण बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, इससे अवेयर भी हुए, जागरूक भी हुए। इन्होंने खुद, है ना, एक विधवा से शादी की और, है ना, क्या किया कि एक मिसाल कायम की, एक मिसाल इस तरीके से कायम की कि जिस समय कोई विधवा स्त्री को, है ना, किसी प्रकार के कोई कार्यों के लिए नहीं बुलाता, कोई शादी विवाह या पार्टी ये सब में नहीं बुलाता, उस समय इन्होंने एक विधवा से शादी करके लोगों को यह बतलाया कि विधवा स्त्री को भी जीने का अधिकार है हमारे समाज में, है ना। ये यही कारण था कि लोग इनको भी एक अच्छे साहित्यकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। अगला, है ना, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है इनको बनाइएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बनाने के बाद हमें चैट में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है नहीं बना या किसी का आंसर में हमें परेशानी हो रही है। ये चैट करके हमें बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आपसे जुड़ सके, ताकि हम उस चीज का निवारण कर सके, सॉल्यूशन कर सके। धन्यवाद।